नमस्कार। दिन भर की खबरों का अपडेट और फॉलो अप लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। खबरों की खबर या फिर खबरों पर असर, हमारे संवाददाता खबरों के पीछे दौड़ते हैं दिन भर। ग्राउंड जीरो से सीधी खबर बताएंगे जनता रिपोर्टर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान के बाद 3 कृषि कानूनों की वापसी पर आज संसद की मोहर भी लग गई। विपक्ष कृषि कानूनों की वापसी के बिल पर चर्चा की मांग पर अड़ा था, लेकिन सरकार चर्चा को तैयार नहीं थी। विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच कृषि कानूनों की वापसी का बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास हो गया। अब राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही तीनों कृषि कानून रद्द हो जाएंगे। संसद सत्र का आज पहला दिन था, जहां पर विपक्ष के हंगामे के बीच में 3 कृषि कानून वापस ले लिए गए हैं। अगर बात की जाए तो किसान नेता राकेश टिकैत का साफ तौर पर यही कहना है कि 3 कृषि कानून बिल वापस तो हो गए हैं, लेकिन जब तक एमएसपी और अन्य मुद्दों पर कोई गारंटी कानून नहीं बनेगा और सरकार कोई वार्ता अगर जब तक नहीं करेगी, जब तक किसान सभी बॉर्डरों पर डटे रहेंगे। वहीं अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी विपक्ष सरकार पर हमलावर है और यही वजह है कि लगातार विपक्ष जो है संसद में भी हंगामा कर रहा था। अगर बात की जाए राकेश टिकैत से, आज गाजीपुर यूपी गेट पर दिल्ली के जो अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, वो भी मौके पर मिलने आए हैं और उन्होंने यही पूछा है राकेश टिकैत से, ये वार्ता हुई है उनके साथ बैठ कर के वो ट्रैक्टर रैली जो है दिल्ली की तरफ 4 तारीख से पहले कोई कूच करेंगे या नहीं करेंगे। हालांकि राकेश टिकैत का साफ तौर पर यही कहना है कि जो भी फैसले लिए जाते हैं वो संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा लिए जाते हैं। ऐसा कोई भी अभी उनका प्रोग्राम दिल्ली की तरफ ट्रैक्टर रैली ले जाने का नहीं है। वहीं अगर बात की जाए 3 कृषि कानून के विरोध में लगभग 1 साल से धरना प्रदर्शन कर रहे बॉर्डरों पर किसानों के लिए ये खुशी की खबर है, जहां एक तरफ 3 कृषि कानून जिस तरीके से पारित हुए थे वैसे ही रिपील भी किए गए हैं। वहीं अगर बात की जाए तो किसानों का साफ तौर पर अब एमएसपी को लेकर किसान आंदोलन आगे बढ़ाने का फैसला है। संसद से जो छीने चर्चा का अधिकार, कमजोर है, डरपोक है वो सरकार। इसी कटाक्ष के साथ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार पर जमकर हमला साधा। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार चर्चा से बच रही है। विपक्ष चाहता था कि कृषि आंदोलन पर चर्चा की जाए, जिन किसानों ने कृषि आंदोलन के दौरान जान गंवाई उनके मुआवजे पर चर्चा हो, लेकिन सरकार बार बार चर्चा से भागती रही। इस पर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने विपक्ष पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि सरकार अच्छी तरह से जानती है कि विपक्ष की मंशा क्या है और विपक्ष किस उद्देश्य से चर्चा की मांग कर रहा है। विपक्ष के भारी शोर शराबे और हंगामे के बीच 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने वाला विधेयक लोकसभा से पास हो गया। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में विधेयक पेश किया और विपक्ष के विरोध के बावजूद बिल को पारित कर दिया गया। इसके साथ ही दोपहर 2 बजे के बाद इस विधेयक को राज्यसभा में पेश किया गया और ध्वनिमत से उच्च सदन में भी बिल पास हो गया है। इस पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि बिना चर्चा के सदन में विधेयक पारित हुआ है। तीनों कृषि कानूनों के अधिकारों पर अतिक्रमण था। उन्होंने कहा था कि ये किसानों की जीत है, लेकिन जिस तरीके से बिना चर्चा के ये सब हुआ वो दिखाता है कि सरकार चर्चा से डरती है। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि विपक्ष मुद्दे को बेवजह भुनाने की कोशिश कर रहा है। लोकसभा और राज्यसभा में कृषि कानूनों की वापसी का विधेयक पारित हो गया है। किसानों ने खुशी जाहिर की है, लेकिन किसानों का कहना है कि कानून वापसी के साथ घर वापसी अभी नहीं होगी। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक 4 दिसंबर को होनी है और संयुक्त किसान मोर्चा के फैसले के बाद ही किसानों की वापसी तय हो पाएगी। फिलहाल किसान चाहते हैं कि एमएसपी पर जो कमेटी बनाई जाए उसको टाइम बाउंड किया जाए और किसानों की बाकी मांगों पर भी केंद्र सरकार जल्द से जल्द फैसला ले। पंजाब में विधानसभा चुनावों से पहले राजनीतिक हलचल काफी तेज हो चुकी है। आज पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की। तकरीबन आधा घंटा ये मुलाकात चली, जिसको एक सियासी मायने से देखा जा रहा था, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बैठक खत्म होने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए इस सियासी मायनों को खारिज कर दिया और कहा कि ये एक शिष्टाचार के नाते बैठक हुई थी। इसके साथ ही अलग पार्टी बनाने पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि उम्मीद जताई जा रही है कि अगले 3 हफ्ते तक उनकी पार्टी का सिंबल मिल जाएगा और अभी काम इस पर किया जा रहा है। इसके साथ ही नवजोत सिंह सिद्धू के मुद्दे पर भी उन्होंने बोलते हुए कहा कि वह सुबह कुछ और बोलते हैं और शाम को कुछ और बोलते हैं। हरियाणा लोक सेवा आयोग की एचसीएस और डेंटल सर्जन की भर्ती मामले में कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने हरियाणा की गठबंधन सरकार पर एक बार फिर से आरोप लगाए हैं। रणदीप सुरजेवाला सोमवार को चंडीगढ़ में मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान सुरजेवाला ने
सरकार पर मामले में पर्दा डालने के आरोप लगाए हैं। सुरजेवाला ने कहा कि इस मामले में एचपीएससी के डिप्टी सेक्रेटरी अनिल नागर समेत 3 आरोपी जो पकड़े गए हैं उनको सरकार बचाने का काम कर रही है ताकि इस पूरे मामले पर पर्दा डाला जा सके। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि इस मामले की सरकार जांच करवाने से बच रही है, क्योंकि अगर जांच इस मामले की होती है तो बड़े स्तर की इसमें संलिप्तता सामने आ जाएगी। रणदीप सुरजेवाला ने इस मामले की जांच पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में एसआईटी गठित करके करवाने की मांग की है। काबिले गौर है कि पिछले कई दिनों से हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के भर्ती घोटाले मामले में हरियाणा की गठबंधन सरकार विपक्ष के निशाने पर है। कोरोना वायरस की पहली और दूसरी लहर ने देश में खूब कहर बरपाया और कई लोगों की मौतें हुई थी, तो वहीं तीसरी लहर को लेकर देश अलर्ट पर है। लेकिन इसी बीच नए वेरिएंट ने सबके होश उड़ा दिए और फिर से कोरोना को लेकर सबके मन में डर है। तो वहीं भारत सरकार ने नए वेरिएंट को लेकर सभी राज्यों को पत्र लिखा है। साथ ही साथ दक्षिण अफ्रीका और हांगकांग से आने वाली फ्लाइटों को लेकर कड़ी निगरानी करने की बात कही है। लेकिन ये नया वेरिएंट कैसा है, किस तरीके के इसके प्रभाव है, ये अभी तक साफ नहीं हुआ है। लेकिन बताया यही जा रहा है कि ये जो वेरिएंट है वो काफी खतरनाक है और लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। पिछले 2 सालों में कोरोना लाखों जाने ले चुका है। बड़े बड़े अर्थव्यवस्था 4 से 5 साल पीछे खिसक गई है। इसी बीच एक बार फिर से कोरोना के नए वेरिएंट ने दुनिया में दस्तक दे दी है। ये नया वेरिएंट दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना में मिला है, जिसको लेकर भारत सरकार ने अलर्ट जारी किया है। भारत सरकार की ओर से भी राज्यों को निर्देशित किया गया है कि दक्षिण अफ्रीका, हांगकांग और बोत्सवाना से आने वाले सभी यात्रियों की कड़ी जांच और प्रशिक्षण किया जाए। इसको लेकर केंद्रीय राज्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को भी पत्र लिखा है। कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे के बीच हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि प्रदेश सरकार नए वेरिएंट को लेकर पूरी तरह से सतर्क है और अभी फिलहाल प्रदेश में कोरोना का कोई भी नया वेरिएंट नहीं है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हर 15 दिनों में हम कोरोना को लेकर एडवाइजरी जारी कर रहे हैं और कोरोना नियमों में ढील देने को लेकर कई सुझाव आए थे, लेकिन नए वेरिएंट के चलते नियमों में ढील नहीं बरत रहे हैं। सीएम ने कहा कि बड़े मेलों के आयोजनों को लेकर जिला उपायुक्त की अनुमति लेनी होगी। कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे के बीच हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने कहा कि नए वेरिएंट को लेकर प्रदेश सरकार पूरी तरीके से सतर्क है, लेकिन अभी प्रदेश में कोरोना का कोई भी नया वेरिएंट सामने नहीं आया है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर हरियाणा सजग है। हर 15 दिन बाद हम एडवाइजरी जारी करते हैं। सीएम ने कहा कि कोरोना नियमों में ढील को लेकर सुझाव आए थे, लेकिन नए वेरिएंट के चलते किसी तरीके की भी कोई भी ढिलाई नहीं बरती जाएगी। सीएम ने कहा कि गीता जयंती कार्यक्रम के लिए कुरुक्षेत्र के डीसी को व्यवस्थाओं के लिए कह दिया गया है। हम रोजाना आंकड़े देख रहे हैं, जिसके आधार पर कह सकते हैं कि नया वेरिएंट नहीं है। 2 साल से पूरा देश कोरोना महामारी के दौर से गुजर रहा है और ऐसे में नया वेरिएंट आने के बाद कहीं न कहीं सरकार की चिंताएं बढ़ गई हैं। एहतियात बरतते हुए विदेशों से आने वाले लोगों को 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया जा रहा है। और आपको बता दूं, जिस तरह से कोरोना नए नए रूप में दस्तक दे रहा है, उसी को लेकर स्वास्थ्य विभाग की भी चिंताएं बढ़ी हुई हैं और इसी को लेकर लगातार जिला प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचे और खुद सावधानी बरते। आपको बता दें कि 1 दिसंबर से 100% क्षमता के साथ सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूल खोल दिए जाएंगे। इसी को लेकर आज गुरुग्राम के एक निजी स्कूल का हमने दौरा लिया, जहां पर देखा कि किस तरह से बच्चों को कोरोना की गाइडलाइन फॉलो की जा रही है और इसी को लेकर वहां के प्रबंधन से खास बातचीत की। और ऐसे में आपको बता दें कि साइबर सिटी गुरुग्राम में भीड़ भाड़ वाले इलाकों में लोग कोरोना की धज्जियां उड़ाते नजर आते हैं। ऐसे में जरूरत है जागरूकता की और खुद को सुरक्षित रखने की। इसी को लेकर लगातार जिला प्रशासन लोगों से अपील करता आ रहा है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि नए वेरिएंट को लेकर वो पूरी तरह से तैयार है। कोरोना वेरिएंट के खतरे को देखते हुए अब स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो चुका है।
वहीं स्वास्थ्य विभाग निदेशालय द्वारा आदेश जारी किए गए हैं कि कोरोना टेस्टिंग को बढ़ा दिया जाए। डॉक्टरों का कहना है कि उन्हें आदेश प्राप्त हुए हैं जिनमें कहा गया है कि उनके द्वारा अब हर रोज 1500 लोगों की कोरोना टेस्टिंग की जाएगी। वहीं विभाग में ओपीडी में आने वाले हर मरीज की कोरोना जांच करने के बाद ही उसका उपचार किया जाएगा। बता दें कि कोरोना की वैक्सीन अब तक फतेहाबाद जिले में 75% लोगों को ही लग पाई है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग पहले भी अलर्ट था। अब स्वास्थ्य विभाग द्वारा कुल 11 टीमें तैयार की गई हैं जो लोगों के घरों में जाकर कोरोना वैक्सीन लगा रही है। दुनिया भर में कोरोना के नए वेरिएंट के दहशत के बीच भारत भी एहतियात बरत रहा है। हालांकि देश में कुछ महीनों से कोरोना के मामलों में काफी कमी दर्ज की गई है। अगर बात करें हरियाणा की, तो प्रदेश में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पिछले 2 हफ्तों में कोरोना के सक्रिय मामलों में 19% की बढ़ोतरी हुई है। आपको बता दें, रोजाना प्रदेश में 20 से 22 मामले सामने आ रहे हैं, जिसको देखते हुए हरियाणा सरकार अलर्ट हो गई है। दुनिया भर में कोरोना के नए वेरिएंट की दहशत के बीच भारत ने भी अब एहतियात बरतना शुरू कर दिया है। हालांकि देश में कोरोना के मामले पिछले कई महीने से कम आ रहे हैं, लेकिन बात अगर हरियाणा की करें तो प्रदेश में कोरोना के रोज मिलने वाले मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अब रोज औसतन 20 से 22 नए केस मिल रहे हैं। नए केस बढ़ने से 2 हफ्ते में ही एक्टिव केस यानी सक्रिय मरीजों की संख्या 19.16% बढ़ी हुई है। 14 नवंबर को प्रदेश में 120 एक्टिव केस थे, अब इनकी संख्या बढ़कर 140 के पार पहुंच गई है। नए वेरिएंट और मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सरकार अलर्ट हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में प्रदूषण को लेकर एक बार फिर सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण पर चिंता जताते हुए कहा कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो टास्क फोर्स का गठन करना पड़ेगा। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर भी सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि जब दिल्ली में निर्माण कार्य पर बैन लगा रखा था तो ऐसे में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का निर्माण क्यों हो रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट लोगों की जिंदगी से बड़ा नहीं है। दिल्ली एनसीआर में हवा की खराब गुणवत्ता के मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने बढ़ते हवा प्रदूषण को लेकर चिंता जाहिर की है। अदालत ने कहा कि प्रदूषण के साथ ही अब कोरोना का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर स्थिति ऐसे ही रहती है तो टास्क फोर्स का गठन करना पड़ेगा। प्रदूषण के मामले पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील विकास सिंह ने केंद्र के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसे सभी प्रोजेक्ट रोके जाने चाहिए। विकास सिंह ने कहा कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट लोगों के जीवन से ज्यादा कीमती नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान प्रदूषण से निपटने के लिए निर्देश दिए कि मेट्रो प्रोजेक्ट से चौथे चरण के निर्माण के लिए डीएमआरसी को पेड़ काटने के लिए पर्यावरण मंत्रालय से अनुमति लेनी पड़ेगी। दिल्ली में सोमवार 29 नवंबर से सभी स्कूल व कॉलेज को खोल दिया गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के कारण 2 हफ्ते के लिए स्कूल, कॉलेज व सभी शैक्षणिक स्थानों को बंद कर दिया गया था, जो अब खोल दिए गए हैं। आपको बता दें, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने वायु गुणवत्ता में सुधार के बाद सरकार के फैसले सभी शैक्षणिक स्थानों को खोलने की जानकारी दी। इसी के साथ दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भी ट्वीट कर सभी स्कूल व कॉलेज खोलने का ऐलान किया। दिल्ली में सोमवार से सभी स्कूलों को एक बार फिर से खोल दिया गया है। राजधानी दिल्ली में खतरनाक वायु प्रदूषण के कारण 2 सप्ताह के लिए स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थानों को बंद कर दिया गया था। आपको बता दें कि दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने शहर में वायु गुणवत्ता के स्तर में सुधार के बाद दिल्ली सरकार के सभी शिक्षण संस्थाओं को फिर से खोलने का फैसला ले लिया है और उसकी जानकारी दे दी। वहीं दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भी ट्वीट कर स्कूल, कॉलेज खोलने का ऐलान किया। इसके साथ ही स्कूलों को सभी कक्षाएं शुरू करने के निर्देश भी यहां पर किया गया। प्रदेश का कोई क्षेत्र विकास की दृष्टि से पीछे ना रहे, यही हमारी सरकार की प्राथमिकता है। ये बातें आज जयराम ठाकुर ने अपने धर्मपुर दौरे में कही। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में दौरे के दौरान विकास कार्य व शिलान्यास व लोकार्पण किए। जिस लंबे अरसे से धर्मपुर के लोगों को जिन कार्य जो रुके हुए कार्य थे, उनका लंबे अरसे से धर्मपुर के लोगों को जो एक लंबा इंतजार था, वो आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने दौरे में वो आज जो सारे उद्घाटन व शिलान्यास थे उन्हें पूरा कर दिया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने धर्मपुर के लोगों को एक बहुत बड़ी सौगात दी है, जिसमें
कि 380 करोड़ की जो ये सौगात है वो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने धर्मपुर के लोगों को दी है। इनमें जो लोगों की कुछ प्राथमिकताएं थी, जैसे कि स्कूल, कॉलेजेस, बस स्टैंड, हेलीपैड, ये कुछ जो लोगों की प्राथमिकताएं थी, इनके जो शिलान्यास व उद्घाटन थे आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने धर्मपुर में किए। कादौर के गांव जठाना के सरकारी स्कूल में हरियाणा के शिक्षा मंत्री बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे और यहां पर मेधावी बच्चों को सम्मानित किया। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि जहां सरकारी स्कूलों को लगातार अपग्रेड किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ अब सरकारी स्कूल के बच्चों को टैबलेट भी जल्द दिए जाएंगे ताकि सरकारी स्कूल के बच्चे भी डिजिटल माध्यम से शिक्षा ग्रहण करें। भिवानी के विधायक घनश्याम सराफ ने आज भिवानी के सामान्य हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मरीजों से मुलाकात की और जानकारी हासिल की कि सरकार के द्वारा दी जाने वाली सारी सुविधाएं उन्हें मिल रही है नहीं। इस दौरान उन्होंने भिवानी के सामान्य हॉस्पिटल के स्टाफ से भी जानकारी हासिल की कि सामान्य हॉस्पिटल में डॉक्टरों की कमी तो नहीं है। वहीं हॉस्पिटल के सीएमओ ने बताया कि यहाँ डॉक्टरों की कमी है, जिस पर विधायक घनश्याम सराफ ने कहा कि जल्द ही वे स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात करेंगे और सामान्य हॉस्पिटल के डॉक्टरों की कमी को पूरा करवाने का कार्य करेंगे। तो जिस प्रकार धीरे धीरे मानसून जो है वो चेंज हो रहा है, मौसम चेंज हो रहा है, उसी के चलते अगर बात ऊना जिला की करें तो मैदानी इलाका होने के कारण यहाँ पर सुबह और शाम को टेम्परेचर में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं सुबह उठते ही भारी मात्रा में ओस यहाँ पर दिख रही है और धुंध भी धीरे धीरे बढ़ रही है। अगर कुल मिलाकर बात की जाए तो लोग सुबह और शाम अलाप की शरण में जाना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि आग कहीं ना कहीं शरीर को इस सर्दी से बचाने का बेहतरीन एक साधन है। आपको बता दें कि जिस प्रकार से हिमाचल के कुल्लू मनाली में कल जो गाड़ियां फिसलती हुई दिखाई दी, वहीं शिमला में भी जो है वो पानी जमना शुरू हो चुका है। टेम्परेचर में भारी गिरावट के कारण वही हाल अब निचले इलाकों में देखा जा सकता है। कानपुर में हुए टेस्ट मैच में भारत जीत दर्ज नहीं करा पाया। जबरदस्त पारी खेलने के बाद भी भारत के हाथ से जीत निकल गई। दरअसल भारत ने न्यूजीलैंड को 284 रन का लक्ष्य दिया था और समय पर लक्ष्य तक ना पहुंच पाने पर मैच ड्रॉ हो गया। तो टीम इंडिया पहला टेस्ट नजदीकी मुकाबले में नहीं जीत सकी। मैच के 5वें और अंतिम दिन न्यूजीलैंड ने 284 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 9 विकेट पर 165 रन बनाए और मैच ड्रॉ हो गया। खराब रोशनी के कारण मैच को खत्म कर दिया गया। टीम इंडिया काफी निराश होगी क्योंकि वह जीत से केवल 1 विकेट ही दूर थी। गोरीवाला की कालवाना माइनर से मिला अज्ञात महिला का शव, जांच में जुटी पुलिस। मिली जानकारी के मुताबिक एक ही सप्ताह में दूसरी बार महिला का शव बरामद हुआ है, जहां पर मौके पर पहुंची गोरीवाला पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर डेड हाउस में रखवाया है। वहीं पर महिला की उम्र करीब 65 वर्ष के आसपास बताई जा रही है। वहीं पर गोरीवाला पुलिस का कहना है कि हर साल करीबन 2 दर्जन से भी ज्यादा शव पानी में बह कर आते हैं और पुलिस के लिए सबसे बड़ी सरदर्दी उन शवों की पहचान ना हो पाना रहती है। दरअसल गोलूवाला हेड से बहकर आते जो शव है वो कालवाना के जो माइनर में ही अक्सर मिलते हैं, जहां पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेने के बाद आगे की जांच शुरू कर दी है। तो फिलहाल जनता रिपोर्टर में अभी के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।